नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रोनाउंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो इंग्लिश की वीडियोस बनी है, ठीक है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। नाउन का चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नाउन 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 एंड नंबर्स, ठीक है, कंपाउंड नाउन सब हो चुका है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और नाउन अगर देख लेंगे तो उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करना प्रोनाउंस की, ठीक है। देखिए ज़रा प्रोनाउंस। सबसे पहले तो प्रोनाउंस को इस तरह से समझना है कि लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए, ठीक है। प्रोनाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउंस को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। हम क्या है, हम दोनों मतलब दोनों लैंग्वेज में कनेक्ट करके चलेंगे। ग्रामर इंग्लिश की भी वही है और हिंदी की भी वही है। समझ अगर एक भी समझ आ जाती है तो दूसरी अपने आप से समझ आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ जो नेम है वो इंग्लिश में अलग है और उसका हिंदी में मीनिंग अलग, मतलब हिंदी में नाम अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलो, सर्वनाम क्या होते हैं हिंदी में, अगर हम कनेक्ट करें इस तरह से समझना है कि जो हम जिन चीज़ों को पहले से जानते हैं उससे हम कनेक्ट करेंगे। सर्वनाम को हम जानते हैं, हमें पता है सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यही कहते हो ना आप, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोलूँगी? वर्ड विच रिप्लेस द नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे। तो मैंने वही आपकी हिंदी वाली डेफिनेशन कन्वर्ट की ना इंग्लिश में, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और मैंने आपको बोल दिया वर्ड विच रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना कि प्रोनाउंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या हमारा नाउन से काम नहीं चल रहा था जो सर्वनाम बना दिए, प्रोनाउन बना दिए? एक्चुअली क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बोला राम एक अच्छा लड़का है। राम के पिताजी डॉक्टर हैं, राम की माताजी अध्यापक है, राम जो है यहाँ रहता है, राम ये करता है, राम वो करता है। तो जब भाषा को इस तरह से बोला जा रहा था तब ये फील किया गया कि भाषा बड़ी ऑकवर्ड लग रही है। क्यों? क्योंकि आप राम का नाम, जो एक नाउन का नाम है, वो बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना। तो फिर ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो राम की जगह यूज़ हो जाएं और बात राम की ही करें, लेकिन वो वर्ड राम ना होकर कुछ और हो, ठीक है। जब ये ज़रूरत महसूस की गई तब बनाए गए प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउंस की डेफिनेशन में एक छोटी सी लाइन और जोड़ते हैं। प्रोनाउन वर्ड विच रिप्लेस नाउन, ये तो हमने कर लिया था। किस लिए? टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो वही हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। अब हम प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। समझने का मतलब है प्रोनाउन की डेफिनेशन हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक चीज़ और है, कई बार ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको वर्ड पूरा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। आई एम अ बॉय, ठीक है, जैसे सॉरी ही इज़ अ बॉय जैसे बोल दिया। चलो सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। तो इसमें आपको बोला जाता है कि एक छोटा सा वर्ड ही, ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, क्या है ये? तो आपको बड़े अच्छे से जो डेफिनेशन है उसको याद करना है कि आपको मैम ने बताया था कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करे वो हमारे प्रोनाउन है। तो ही जो है वो किसी नाउन की जगह ही तो आया होगा। राम की जगह, शाम की जगह, मतलब किसी लड़के के नाम की जगह ही तो ही आया है ना। तो इसीलिए तो ही ने किसी नाउन को रिप्लेस किया है, इसलिए ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन को बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं। टाइप्स की बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो वर्ड आपको नेम हिंदी में लिखे हुए ना, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी, क्योंकि कई कई ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपने हिंदी के नाम से ही पूरी की पूरी डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये ईजी रहता है, लाइफ टाइम के लिए चीज़ें इसी तरह से याद की जाती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागसूचक सर्वनाम है, विभागवाचक भी कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को परस्परतावाचक सर्वनाम।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन को दृढ़ता, क्योंकि एम्फेसाइज करना किसी चीज़ को, वहीं से आया ना स्ट्रेस डालना किसी पर। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ये नाम को तो मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ दिया क्योंकि मुझे पता है ये नाम दोबारा रिपीट होने वाले हैं, तब हम अच्छे से याद कर लेंगे इनको। सबसे पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हो, ठीक है। देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक बार अच्छे से वीडियो देख लोगे ना हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन अच्छे से देखना ज़रूरी है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ना व्यक्ति का बोध करवाते हैं। व्यक्ति मतलब कि यह है कि हमारे इंग्लिश के 7 सब्जेक्ट हैं, वो 7 के 7 सब्जेक्ट हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। और वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे 7 जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन हैं। और यही 7 हमारे सब्जेक्टिव केस भी कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते हैं बात को। आखिर यही 7 क्यों? क्योंकि ये 7 के 7 पूरे जितने भी नाउन्स हैं उनको रिप्लेस करने में बहुत एबल है, मतलब ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने नाम की जगह आई यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हम की जगह आप वी यूज़ कर रहे हो, मतलब 2 लोग हैं, 2 लोगों की जगह वी यूज़ कर रहे हो। तुम के लिए यू यूज़ किया जा रहा है। किसी भी नाम की जगह, लड़के के नाम की जगह ही यूज़ किया जा रहा है। गर्ल के नाम की जगह शी यूज़ किया जा रहा है। थिंग्स के लिए, सीजन्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप इट यूज़ कर देते हो। तो ये 7 के 7 नाउन जो है, प्रोनाउन जो है, वो पूरे के पूरे नाउन्स को रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं, कह सकते हो, ठीक है। इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन सब, एक तो 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट कितने इंग्लिश में? 7 हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन से? यही 7 सब्जेक्ट हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। चलो अब देखते हैं ज़रा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिया आपने, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन, अगर आप सिंगल यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या हो? सिंगुलर हो। अगर आप 2 लोग मिलकर देख रहे हो, 3 लोग मिलकर देख रहे हो तो आप प्लूरल हो जाओगे, होगे तो आप यू ही ना। ही जो है सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर, दे प्लूरल, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही दिया हुआ है पर्सन्स, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे इंग्लिश में 7 सब्जेक्ट और 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। वो कौन है? या तो मैं बोलूंगी या फिर हम बोलेंगे। तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू जो सुन रहा है, लिसनर, ठीक है, वो क्या है? हमारा सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो क्या है? हमारा थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट और दे। तो ये क्या है? 3 पर्सन्स डिवाइड कर, 7 सब्जेक्ट डिवाइड हो गए 3 पर्सन्स के अंदर। आई वी है फर्स्ट पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो 2 चीज़ें, 2 टेबल जो है, 2 रोज आपको याद हो गई हैं। थर्ड देख लेते हैं ज़रा, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो है, इसमें जो पोजेसिव वर्ड है, इसका मतलब, ये पोजेसिव वर्ड आया कहाँ से? ये आया पोजेशन से। और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब क्या है? कि मैं ये कहना चाहती हूँ, ये ना मेरा पेन है। इसमें एक वर्ड मैंने बोला जिससे ये मतलब इसके ऊपर मैंने अपना अधिकार दिखाया। वो क्या था? मेरा। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो माई और माइन दोनों वर्ड जो है वो अधिकार जताने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिससे हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं, वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव वर्ड्स होते हैं। दिस इज हिज हाउस, वह उसका घर है, उसका पोजेशन आ गया, ठीक है। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है, तो तुम्हारा पोजेशन आ गया ना। तो किसी ना किसी पोजेशन की बात हो रही है ना। तो अब देखो पोजेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। अब आप एक क्वेश्चन जो है, अगर आपके माइंड में आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको सोचना चाहिए कि अभी अभी मैंने बोला कि दिस इज माई बैग, लेकिन मैम यहाँ पर पोजेसिव केस के अंदर माई तो लिखा ही नहीं है, और अभी अभी आपने बोला कि माई जो है पोजेसिव है। तो ध्यान से देखना मेरी बात को, एक वर्ड है माई, एक है माइन, ठीक है। वैसे तो आपका ये आगे क्लियर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। एक वर्ड है माई और एक माइन है, ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड है। अलग का मतलब है कि जो आपका माई है वो आपका प्रोनाउन नहीं है,
माई आपका एडजेक्टिव है, और क्यों है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। पोजेसिव केस अभी आपको पता चलना चाहिए कि माई जो है वो आपका पोजेसिव केस नहीं, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो माइन आपका क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सॉरी पोजेसिव केस पोजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन, आवर्स, योर्स। अब देखो योर और योर्स दो अलग वर्ड है, योर और योर्स। योर आपका जो है वो प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव केस नहीं है, जबकि आपका योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव केस है। समझ आ रही है आपको, ठीक है। देखो माई जो है वो आपका एडजेक्टिव है, योर भी आपका एडजेक्टिव है, माइन जो है वो आपका प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन है, योर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स ये आपके क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। योर आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। अब देखिए, अब आपको 3 चीज़ें याद हो गई। एक तो आपको ये याद हो गया सब्जेक्ट कितने हैं, 7। फिर आपको याद हुआ पर्सन कितने हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर आपको ये पता चला कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, माइन, अवर्स, योर्स और हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। 3 रोज के बाद अब 4th वाली देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अभी ना कई बार स्टूडेंट्स को ना यही नहीं क्लियर होता कि ये कौन सा केस है, मतलब पोजेसिव केस है। पोजेसिव बोले तो कई बार मी लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बोले तो कई बार माइन लिख देते हैं। तो पहले तो ना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखो। ऑब्जेक्टिव केस पूछा आपसे, आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, हिज नहीं है क्योंकि हिज हमारा पोजेसिव है, हिज से पोजेशन पता चल रहा है, ठीक है। शी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होगा और दे का ऑब्जेक्टिव देम होगा। बड़े अच्छे से क्लियर रखना है ये चीज माइंड में, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव है ना, ये एक प्रोनाउन नहीं है, ये अलग अलग प्रोनाउन है। मतलब एम्फेटिक अलग प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव अलग प्रोनाउन है, लेकिन वर्ड्स यही आते हैं। जैसे आई का अगर आपसे रिफ्लेक्सिव पूछे तो भी माई सेल्फ है, इम्फेटिक पूछे तो भी माई सेल्फ है। वी का अवर सेल्फ आएगा, क्योंकि अवर सेल्फ नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। वी जो है वो प्लूरल है और सेल्फ जो है वो सिंगल की बात करता है। तो वी अगर खुद ही प्लूरल है तो अवर सेल्फ सिंगुलर कैसे हो सकता है, तो इसलिए अवर सेल्फ होता है, सेल्फ नहीं होता, ठीक है। ध्यान से करनी छोटी छोटी सी चीजें, ठीक है। यू है, यू का क्या होगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी। क्यों, अगर मैं एक सिंगल पर यू की बात कर रही हूँ, सिंगल पर्सन की बात कर रही हूँ तो योर सेल्फ है, प्लूरल की बात हो रही है तो योर सेल्फ आएगा। ही का हिम सेल्फ, क्यों, क्योंकि ही हमेशा सिंगुलर होगा। शी का हर सेल्फ सिंगुलर है, इट का इट सेल्फ सिंगुलर है, दे प्लूरल हो गया ना तो देम सेल्फ आएगा। देम सेल्फ नाम का कोई शब्द नहीं होता। क्लियर है अब आपको ये चीजें, ठीक है। तो एक बार अच्छे से दोबारा से देख लेना चाहे इस प्रोनाउन को, लेकिन अच्छे से समझ के ही आगे चलना, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया कि प्रोनाउन भी पता चल गया, नेम्स भी पता चल गए, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को भी बड़े अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जब हमने हिंदी में इसका मतलब देखा था ना, तो इसका नाम था संकेतवाचक सर्वनाम। अब जब एक चीज में ही नाम में ही डेफिनेशन लिखी है तो हम क्यों ना उसका यूज करें। देखो, संकेतवाचक सर्वनाम मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की ओर ना संकेत करते हैं, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यह मेरा बैग है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई बैग। मतलब इस बैग की तरफ इंडिकेट करने के लिए मैंने कौन से वर्ड का यूज किया, दिस का। लेकिन यही बैग ना बहुत दूर पड़ा है और मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या कि वह जो है ना वो मेरा बैग है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज माई बैग। अब ध्यान से एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है छोटे छोटे वर्ड यूज करते हो, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हो यूज करने, लेकिन ये भी बहुत बड़ी एक स्टोरी रखते हैं अपने पास। देखो, दिस और दैट का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है, ये चीज बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। दिस और दैट का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होगा। लेकिन अगर आप कोई चीज आपके पास है उसके लिए आप दिस, लेकिन अगर कोई चीज आपसे दूर है सिंगल ही लेकिन दूर है, तो आप उसके लिए दैट यूज करोगे, ठीक है। बैग है एक, मान लीजिए वो मेरे पास पड़ा है लेकिन एक ही है, सिंगुलर है, तो दिस इज माई बैग। अगर वही बैग बहुत दूर पड़ा है तो आपके लिए वो क्या होगा, है तो सिंगल ही ना, दैट इज माई बैग। अब दीज और दोज को समझ लेते हैं।
जब बहुत सारे बैग मेरे पास पड़े हैं तो दीज आर माई बैग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास है। दीज कब? जब चीज़ पास हो लेकिन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। दोज कब? जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो लेकिन दूर हो। दोज आर माई बैग्स। देखो ध्यान से समझ रहे हो चीज़ों को कि दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज होंगे। दिस किसके लिए यूज होगा? जब चीज पास हो लेकिन सिंगल हो। दैट किसके लिए यूज होगा? जब चीज दूर हो लेकिन सिंगुलर हो। दीज किसके लिए यूज होगा? जब चीजें ज्यादा हो लेकिन पास होनी चाहिए। दोज किसके लिए यूज होगा? जब चीजें ज्यादा हो लेकिन दूर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब एक चीज को और समझते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर इन शब्दों के बाद, कौन से शब्द? दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद आपको वर्ब जो है सिंगुलर मिलेगी, सॉरी, इनके बाद आपको वर्ब मिलेगी। दोबारा बोल रही हूँ, अपनी लाइन को दोबारा बोल रही हूँ। मैंने कहा दिस दैट दीज दोज के बाद अगर इमीडिएट बाद आपको वर्ब मिलती है तो वो दिस दैट दीज दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन ये रहा आपके सामने। अगर इन दिस दैट दीज दोज के बाद आपको इमीडिएट बाद वर्ब नहीं मिलती, इनफैक्ट उसके बाद एक नाउन मिलता है, तो वो दिस दैट दीज दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात को समझ रहे हो? ध्यान से देखिए जरा, क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेज में। एक दिस दैट दीज दोज के बाद आपका वर्ब है, एक दिस दैट दीज दोज के बाद आपका नाउन है। जिसके बाद नाउन है वो दिस दैट दीज दोज आपके एडजेक्टिव हैं, जिसके बाद वर्ब है वो दिस दैट दीज दोज आपके प्रोनाउन है। क्यों? क्यों? रीजन भी बता देती हूँ। रीजन ये है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये होती है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब यहाँ पर ये जो पेन है या फिर ये जो बुक्स हैं, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये दिस और दीज। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण बन जाएंगे ना, वो प्रोनाउन कैसे रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दिस दैट दीज जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं। नीचे वाली सेंटेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और किस चीज का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हो? कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर पेन, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक। बड़ा अच्छा वाला मतलब ये एरर पूछा जाता है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। देखो वर्ड्स है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ। अगर इन वर्ड्स के बाद, अगर इन मतलब इन वर्ड्स के बाद, अगर छोड़ो, इन वर्ड्स के बाद हमेशा जो आने वाला नाउन है, ठीक है, इन वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। चलो नहीं समझ आया? देखो सेंटेंस देखते हैं। क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां पर एक स्टॉप ले रही हूं। सबसे पहले देखो ईच ऑफ आ गया, आ गया। उसके बाद नाउन कौन सा आया? स्टूडेंट। स्टूडेंट प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि रूल ही यही है कि ईच ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कंडीशन ये है कि ईच ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखो जरा, स्टूडेंट के बाद हैव लिखा है या हैज लिखा है? हैज लिखा है। अब आपको कहाँ कंफ्यूजन होती है? देखो आप कहोगे मैम ये तो सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो है, उसके बाद हैव क्यों, हैव आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है और आपने तो यहाँ पे हैज लगाया हुआ है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का रूल है कि ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ ये आ जाता है, तो उसका मतलब है उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, नीदर ऑफ द बॉयज हैज डन दिस। नीदर ऑफ आ गया, उसके बाद बॉयज प्लूरल आ गया, उसके बाद आने वाली वर्ब क्या थी? सिंगुलर थी। देखो नीदर ऑफ द बॉयज मतलब दो में से कोई भी लड़का, किसी भी लड़के ने ये नहीं किया, तो ईदर ऑफ आ जाए तो क्या आ जाएगा? दो में से एक। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है ना वो बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं लगाई गई, वो नीदर ऑफ के अकॉर्डिंग लगाई गई है। ऊपर वाले सेंटेंस में हैज जो है वो आपका स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, इनफैक्ट ईच के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ के अकॉर्डिंग लगाई गई है वर्ब, ठीक है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है इस रूल को, दोबारा सुन लेना एक बार, ठीक है। देखो एक और चीज बतानी है, वो क्या है जो प्रोनाउन ईच है, ईच का प्रयोग नंबर के बाद होगा। अब कैसे होगा देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई बॉट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹50। गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ₹50 एक नंबर है और हमारा ईच इसके बाद आना चाहिए। आई बॉट दिस बुक्स फॉर ₹50 ईच। ये आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस है लास्ट वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, नंबर के बाद ईच आएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये वे प्रोनाउंस होते हैं जो एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताते। क्यों? देखो दो चीजें होती है, एक डेफिनेट होती है, एक इंडेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, जो चीज पर्टिकुलर एक संख्या की बात करती है वो हो गया डेफिनेट। लेकिन जो किसी पर्टिकुलर संख्या की बात नहीं करती है वो हमारा इंडेफिनेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने आपको बोला क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। आपने क्या कहा कि डेफिनेट है, ये नंबर तो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि संख्या पता चल गई तो डेफिनेट है ना, निश्चित है। लेकिन मैंने आपको बोला क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ में तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो ये इनडेफिनेट है। अब आपको पता चला डेफिनेट इंडेफिनेट। देखो इनडेफिनेट के लिए क्या क्या यूज करेंगे, सम वन, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंडेफिनेट प्रोनाउन। आगे देखते हैं जरा एक बार। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन में आपको क्या बताया गया है, बड़ा अच्छा वाला रूल है, इसमें से भी एरर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे रूल हैं लेकिन एरर अच्छे देते हैं ये, सुनिए देखिए इनमें वन के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन वंस का प्रयोग करते हैं, जबकि एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन के साथ हिज का प्रयोग किया जाता है। देखो वन का पॉजेसिव हमेशा वंस होगा, जैसे वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी। अब आपको यहाँ पर एरर पता कैसे दिया जाएगा, एरर दिया जाएगा वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब आपको अगर रूल नहीं मालूम तो आप कहोगे अरे ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। लेकिन अगर किसी को मालूम है कि वन का पॉजेसिव हिज नहीं, वन का पॉजेसिव वंस होता है, तो वो इस सेंटेंस को देखते ही राइट करके आएगा, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी, ठीक है। और अगर आ जाता है समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, तो वहां पर आप हिज लगाओगे, जैसे समवन इज डूइंग हिज वर्क। क्लियर? नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या है, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंधों को व्यक्त करते हैं, जैसे ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। तो ईच अदर क्या होता है, ईच अदर जो यूज किया जाता था पहले, वो क्या होता था दो लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा राम और मोहन एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो राम और मोहन जो है वो क्या है, ईच अदर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं। लेकिन अगर मैंने कहा राम, मोहन, श्याम ने एक दूसरे की सहायता की, यहाँ पे कितने लोग हैं, 3, 2 से ज्यादा है ना, तो वहां पर आप वन अनदर लगाओगे। देखो सेंटेंस देखते हैं, द टू फ्रेंड्स क्वार्ल्ड विद ईच अदर। यहाँ पे आपको एरर दिया जाएगा, वन अनदर लगा देंगे। जिसे मालूम है कि टू के साथ ईच अदर लगता है वो इस सेंटेंस को ठीक करके आएगा। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। ऑल में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर ईच अदर तो यूज होगा नहीं, वन अनदर लगेगा। लेकिन अब देखो जो आजकल टाइम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। आजकल ईच अदर और वन अनदर दोनों का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाने लगा है, मतलब दोनों को कॉमन यूज करने लगे आजकल। लेकिन आप प्रेफरेंस इसी को देना, ईच अदर जो है वो दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है ये शब्द मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पोजेसिव केस के साथ ना सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं। देखो यहाँ देखो माई के साथ सेल्फ लग गया, माई सेल्फ, यो के साथ सेल्फ लग गया, योर सेल्फ, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब आपको क्लियर करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर इसको ज्यादा अच्छे से। इम्फेटिक प्रोनाउन देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान है, क्योंकि वो भी माई सेल्फ इम्फेटिक भी है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है, इसी तरह से सभी सेल्फ वाले, ठीक है। चलो, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इससे से आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई माई सेल्फ रोट दिस लेटर। मैंने खुद ये पत्र लिखा। राम हिमसेल्फ वेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राम खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने गया। तो यहाँ पर नाउन के ऊपर जोर डाला जा रहा है, मैंने खुद ये पत्र लिखा, राम खुद
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने गया। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये वर्ड्स सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालकर बात करते हैं तो वो इम्फेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज करना, इम्फेटिक मतलब स्ट्रेस डालना। स्ट्रेस डलेगा किस पे? नाउन्स पे डलेगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब ये शब्द हमारे नाउन या कर्ता पर जोर डालकर बात करते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को बड़े आराम से लिखा जाता है इजीली, ही लर्नड द लेसन हिमसेल्फ, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ही हिमसेल्फ लर्नड द लेसन, उसने खुद यह काम याद किया, तो वो क्या है? इम्फेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताई गई कि इसका प्रयोग, ये जो हमारे इम्फेटिक प्रयोग नाउन प्रोनाउन है ना, इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाता है, जिस पर यह जोर देता है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी है अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं कि मतलब एक तो सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि आपको क्या मिलेंगे? एक्सक्लामेशन का साइन मिलेगा। जैसे व्हाट, यू डोंट नो सोनिया गांधी, व्हाट, यू लॉस्ट द चेन। तो एक हैरानगी सी मिलेगी या फिर बहुत दुख प्रकट किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ड्स मिलेंगे आपको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हमेशा हु, whom, whose, that, which, as, when and where आदि शब्द यूज किए जाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अभी तो आपने बताया कि ये जो what, who, whom, whose है ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और अभी आप कह रहे हो ये रिलेटिव भी हैं। तो आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जब रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब ये वर्ड जब सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो तो भाई जैसे आपसे पूछा हु आर यू, तो ऑब्वियस है कि आपका क्या आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर ये शब्द क्वेश्चन पूछने के बजाय सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तब आपका ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे आई नो हुज बुक इज दिस, ठीक है, या फिर आई नो विच इज योर हाउस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं, मतलब टाइप्स ख़त्म होते हैं। अब हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर हम देखेंगे कुछ एरर्स। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।